तो भाई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। मूविंग चार्ज मतलब करंट कैरिंग वायर, मैग्नेट है और अर्थ। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें हम लोगों ने समझा भाई एनी करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा वो। कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके लिए बायोट-सावर्ट लॉ है, उसके एप्लीकेशन करके वेरियस टाइप वेरियस शेप के करंट कैरिंग वायर के चलते हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। फिर एम्पियर्स लॉ भी आएगा, वो भी मैग्नेटिक फील्ड ही निकालने के लिए, गॉस लॉ का काउंटर पार्ट। और इसी का यूज़ करके हम लोग सोलेनॉइड और टोरॉइड इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ तक है फर्स्ट हाफ, उसके बाद है लेटर हाफ। इधर है फील्ड कितना प्रोड्यूस्ड, इधर है किसी के प्रोड्यूस्ड फील्ड में इफेक्ट ऑन मूविंग चार्ज, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कॉइल में टॉर्क, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। चलो भाई, तो हम लोगों का लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोट-सावर्ट लॉ शुरू किया था। ये बड़ा टॉपिक है, तो बायोट-सावर्ट लॉ में ही आगे बढ़ेंगे। बायोट-सावर्ट लॉ याद होगा, हम लोगों ने देखा था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर में कोई एक एलिमेंट लें, करंट कैरिंग एलिमेंट IDL, ये लास्ट क्लास में कराया था। अपने लोकेशन से R पोजीशन वेक्टर वाले पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड DB प्रोड्यूस करेगा वो कितना होगा भाई, तो μ0/4π होगा, और I इंटू DL क्रॉस R अपॉन RQ। ये था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई करंट कैरिंग एलिमेंट ओनली, नॉट ड्यू टू होल वायर। पूरा वायर के चलते ये नहीं था, सिर्फ करंट कैरिंग एलिमेंट। तो भाई ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई एलिमेंट अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ। अब इसका यूज़ करके हम लोगों ने देखा भाई कि इसका यूज़ करके करंट कैरिंग आर्क, कोई भी करंट कैरिंग आर्क हो तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो अगर ऐसे करंट जा रहा है तो हम लोगों ने देखा था भाई कि ये DL क्रॉस R, DL का डायरेक्शन इज करंट का डायरेक्शन, DL का डायरेक्शन है करंट का डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे DL का डायरेक्शन किधर हो जाएगा भाई, तो इधर हमारा DL का डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे, क्योंकि करंट जा रहा है ऐसे। करंट जब ऐसे जा रहा है तो ये है DL और ये है R, DL क्रॉस R करेंगे तो DL ऐसे, DL क्रॉस R करेंगे, स्क्रू बंद होगा इस डायरेक्शन में, मीन्स क्रॉस डायरेक्शन में। भाई क्रॉस प्रोडक्ट के बिना आप लंगड़े हो जाएंगे इस पूरे चैप्टर में, इसलिए सबको ज़रूर रिवाइज और टिप्स पे रखना चाहिए कि जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट आए डायरेक्शन फटाफट निकल जाए। तो ये DL था, ये R था, स्क्रू समझो, इमेजिन किया, DL से R की तरफ घुमाया, स्क्रू बंद हुआ इस डायरेक्शन में। और हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था भाई कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा तो अपने सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इस तरह का, क्योंकि ये अगर करंट कैरिंग वायर है तो ये थंब करंट का डायरेक्शन बताएगा, तो कर्व्ड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड का डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पे ये तुम्हारी तरफ है डॉट में, तुम्हारी तरफ डॉट में, यहाँ आ जाएं तो ये है इस डायरेक्शन में, मतलब राइट वर्ड, तुम्हारे लिए राइट वर्ड। और इधर आ गए, यहाँ आ गए तो ये है क्रॉस में, मतलब तुम्हारे लिए तुमसे अवे है ये। और यहाँ देखें तो ये लेफ़्ट वर्ड है तुम्हारे लिए, इसके पीछे चले गए तो लेफ़्ट वर्ड में है। इस तरह से ये सर्कल चल रहा है इसके चारों तरफ। ये समझो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस कर रखा है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे चल रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, और इसका वैल्यू जो करंट कैरिंग आर्क के सेंटर पे आता है वो कितना आता है भाई, तो आता था μ0/4π, डेराइव किया था हम लोगों ने μ0/4π I टू रेडियस ये, और एंगल है वो है थीटा या अल्फ़ा, जो भी समझ लो। अगर थीटा एंगल तो उसको रेडियन में रखने पड़ेंगे। करंट कैरिंग आर्क का प्रोड्यूस्ड फील्ड अगर ये पूरा होता तो भाई अभी इतना ही है आर्क, तो इसका जो सेंटर है उस सेंटर पे कितना होगा, तो μ0/4π कांस्टेंट है, I/R रेडियस, और ये है थीटा। μ0/4π ठीक वैसे ही आता है जैसे कि 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता था, यानी कि 4π तो यहाँ भी है, 4π यहाँ भी है। μ0 को रिप्लेस करेंगे, ये इक्वल टू नहीं लिख रहा, समझो एनालॉगी लिख रहा हूँ, तो μ0 विल बी रिप्लेस्ड बाई 1/ε0 और 1/ε0 इज रिप्लेस्ड बाई μ0। तो ये मैग्नेटिक्स में, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
परमिटिविटी, तो ये है परमिबिलिटी। परमिबिलिटी मैग्नेटिक बिहेवियर बताता है, हर मीडियम का अलग अलग होता है। परमिबिलिटी का डिटेल बात चैप्टर 5 में आएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन, पोलराइजेशन का भाई मैग्नेटाइजेशन पढ़ेंगे तब, तो उस समय देखेंगे। अभी के लिए ये है कि न्यूमरेटर में होता है म्यू नॉट, इसलिए एयर है तो ये जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁷ SI में, और अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर डिवाइडेड बाई 4π इंटू आई डिवाइडेड बाई आर, और ये एंगल लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क हमें मिल जाएगा। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? चलो एक क्वेश्चन, ये तो सब लास्ट क्लास वाली बात है। अब जरा एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, देखो 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, A B C। फर्स्ट वाले में मैंने दिखाया कि यहाँ पे सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है, इसके लिए सेंटर पर निकालना है। ये यहाँ पे 3/4 ऑफ द साइकिल, 3/4 यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, लेकिन इसमें करंट का डायरेक्शन देख रहे हो ऐसे वाइट वाला है, और इसमें पूरे में ही करंट है, पूरे में ही करंट है। मतलब ये आर्क कंप्लीट सर्कल है, ये आर्क नहीं होकर के कंप्लीट सर्कल है। तो कोई सर्कल के सेंटर पे कितना फील्ड होगा वो बताने हैं। फॉर्मूला आपके पास है ही, आप अप्लाई करके बता दो। फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है फॉर्मूला भाई? तो अभी देखा था हम लोगों ने कि सेंटर ऑफ आर्क पे होता है म्यू नॉट अपॉन 4π आई डिवाइडेड बाई जो भी है रेडियस, और एंगल हमें यूज करने पड़ते हैं रेडियन में। डॉट और क्रॉस तो वो तो भाई किसी एलिमेंट को देख करके आप बता सकते हो, लास्ट क्लास में बताया था, DL क्रॉस R से निकाल सकते हो। चलो भाई काम तो करो, तीनों में जल्दी से फटाफट आप निकाल दो कितना वैल्यू आएगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का। क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लास किसी का छूटेगा समझने का गारंटी ख़त्म। क्लास छूटेगा तो भाई जो लोग होशियार हैं, क्लास छोड़ के भी समझते हैं कि फिजिक्स सीख लेंगे, तो भाई वो होशियार हैं, कुछ नहीं कर सकता उनका। फर्स्ट में कितना आया? चिराग बोलो, तान्या बोलो, तरुण बोलो, फर्स्ट में कितना आ जाएगा? अरे आवाज़ तो आ रही है। पहलवान रोशन, आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज़। बीच बीच में कुछ कुछ बोला कर भाई, तो पता लगेगा कि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, उधर से लिंक ब्रेक भी हो जाएगा तो भी मुझे पता नहीं लगेगा। फर्स्ट वाले में कितना आया भाई? देखो फर्स्ट वाले में यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये सेमी सर्कुलर, तो भाई सेमी सर्कल कितना एंगल बनाएगा? अगर ऐसा होता ये तो ये एंगल ये इतना बनाया होता। पूरा सेमी सर्कल है तो एंगल कितना बनाएगा? थीटा का वैल्यू पाई लिया जाएगा, पाई होगा भाई। ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए तो ये होता, तो ये वाला 150 डिग्री, लेकिन ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो ऐसे कंडीशन में ये जब ऐसे बन गया तो ये पूरा 180 डिग्री, क्योंकि ये वाला पूरा है तो ये 180 डिग्री यानी पाई लिया जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4π आई डिवाइडेड बाई रेडियस r, और ये है हो गया हमारा पाई। तो एंगल ले लेंगे पाई। किस डायरेक्शन में होगा भाई? तो सारे लोग देखो, पेन को छोड़ो। यहाँ पे देखें कि DL एलिमेंट ऐसे है, IDL, और ये है R, तो IDL क्रॉस R किया, क्रॉस में मिला। आपको भी एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, खूब प्रैक्टिस कर लो। DL है इधर, R है इधर, DL क्रॉस R करेंगे, स्क्रू बंद होगा ऐसे। उसका दूसरा मेथड भी है, दूसरा शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे, लेकिन अभी आप DL क्रॉस R पे प्रैक्टिस करो पहले। ये DL है इधर, R है, DL क्रॉस R करेंगे, क्रॉस में मिलेगा। यहाँ पे अगर चले जाए, यहाँ का एलिमेंट देखेंगे तो ये DL है, ये R है, यहाँ पे DL क्रॉस R करेंगे, क्रॉस में DL ये, R ये, स्क्रू लगाया DL की तरफ है, DL से R की तरफ घुमाएंगे, स्क्रू बंद होगा ऐसे। यहाँ देखेंगे तो ये है DL, ये है R, यहाँ भी देखेंगे तो वही हो जाएगा DL क्रॉस R। मीन्स एवरी एलिमेंट DL क्रॉस R क्रॉस में कर रहा है, क्रॉस में होगा ये फील्ड। कितना वैल्यू हो गया भाई? तो ये वैल्यू आ गया। सिंबॉलिक छोड़ दें, या तो अगर कैलकुलेट करना होगा तो 10⁻⁷ इधर यूज करोगे। करंट का वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया अगर हो तो वो वैल्यू रख देंगे। करंट का वैल्यू अगर कुछ दे दे, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, जो भी दे देगा वैल्यू, रेडियस का जो वैल्यू दे देगा वो, करंट का जो वैल्यू दिया पाई, ये सब यूज़ करेंगे। तो ये आ गया मेन। चलो इस वाले केस में कितना आ जाएगा?
इस वाले केस में तरुण कितना आया बोलो? बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अच्छे से निकाल दोगे तो बेड़ा पार है। आदित्य बोलो कितना? डायरेक्शन में कंफ्यूजन है? डायरेक्शन किधर होगा? डॉट में, बिल्कुल डॉट में होगा। देखो यहाँ का डीएल लेंगे तो ऐसे है डीएल, कि करंट तो ऐसे चल रहा है भाई, तो ये डीएल है, इधर आर है, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे। स्क्रू लगाया, डीएल की तरफ रखा, डीएल से आर की तरफ घुमाया, डीएल से आर की तरफ घुमाने से स्क्रू खुला, स्क्रू ऐसे खुलता है, ऐसे बाहर आता है, तो डॉट डायरेक्शन में होगा। चलो भाई डॉट डायरेक्शन में होगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहना ही है, आई डिवाइडेड बाई रेडियस रहना ही है, और एंगल कितना ले लेंगे भाई? तो ये एंगल कितना है? कितना? 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 यहाँ पे एंगल है, 3 पाई बाई 2 बोले तो 270 डिग्री। बोलो भाई कोई परेशानी हो तो बताओ। ये पूरा था ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तब तो होगा ही ना। पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक था और ऐसे करंट आई था, तो इतने दूर का एंगल आर्क जो बना रहा है वो कितना एंगल बनाएगा भाई? तो वो तो इतना एंगल बनाएगा, वो होगा 3 पाई बाई 2, 270 डिग्री। तो इसलिए 3 पाई बाई 2 रखेंगे, जो कैंसिल होना होगा कैंसिल होगा, वैल्यूज रखेंगे और काम कर लेंगे, हो जाएगा। अगर इसको हम लोगों को अगर ये दे देता कि ये वाला है अपना x एक्सिस, इधर है y एक्सिस और ऐसे है z एक्सिस, xy प्लेन में ये है, तो यहाँ पे डॉट के बदले में क्या लिखते हम लोग? k कैप लिखते। डॉट के बदले में क्या लिखते? k कैप लिखते, क्योंकि ऐसे चल रहा है डॉट डायरेक्शन में, मतलब z डायरेक्शन। z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k कैप, तो k कैप लिख देंगे, काम हो जाएगा। चलो भाई इसको दिखाओ। ये मान लो हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस तो तुम समझते ही हो, तुम्हारी तरफ है z एक्सिस, तुमसे अवे है नेगेटिव z एक्सिस, इसलिए z एक्सिस को दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। z एक्सिस मतलब डॉट, डॉट का मतलब z एक्सिस। तो इसका बता दो वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? कितना आया बताओ? तान्या कितना आया? विक्रम, अर्नव बताओ भाई कितना आया? सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। आई अपॉन आर, फिर सर पाई, एंगल पाई ले लें। पाई क्यों लेंगे भाई? सेमी सर्कल है, 2 पाई लेंगे ना पूरा का पूरा एंगल, हमें तो पूरा ही चाहिए। देखो अगर इतना होता तो सेंटर पे ये एंगल लेते, ये वाला एंगल, इतना होता तो सेंटर पे ये एंगल लेते। अगर मान लो इतना होता तो सेंटर पे ये एंगल लेते, और अगर ये मान लो ऐसे होता, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता, तो फिर ये इतना एंगल लेते। लेकिन ये पूरा हो गया तो एंगल ये 360 डिग्री यानी कि 2 पाई लेते। ठीक है भाई, करंट ऐसे चल रहा है तो इसका होगा k कैप यानी कि डॉट डायरेक्शन। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मिल गया। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसके डायरेक्शन के लिए शॉर्टकट। एक ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ऐसे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझना चाहिए और जानना चाहिए। अगर करंट कैरिंग वायर है स्ट्रेट, तो थंब करंट का डायरेक्शन, तो ये कर्व्ड फिंगर कैसा होना चाहिए?
तो कर्ड फिंगर थंब को सर्कुलेट करता हुआ होना चाहिए। थंब की तरफ नहीं आएगा, थंब से अवे नहीं जाएगा, स्ट्रेट नहीं रहेगा कि थंब से अवे चला जाए, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेगा भाई, और ना ही ये ऐसे रहेगा यू टर्न मारे हुए, ये रहेगा परपेंडिकुलर, ऐसा कि ये सर्कुलेट करे, ऐसे सर्कुलेट करे, थंब वैसे ही रह जाए और ये सर्कुलेट करे। तो अगर ये करंट डायरेक्शन है, ध्यान देना, अगर ये करंट डायरेक्शन है तो ये बताएगा, कर्ड फिंगर का जो ये पॉइंटेड पोर्शन बता रहा है वो बताएगा डायरेक्शन, और इसका स्ट्रेट वायर का सर्कुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, इस तरह से ध्यान देना। जो 4 कर्ल फिंगर होते हैं ऐसे, और ये 1 थंब है, जो अगर ये करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा एट द सेंटर। समझ में नहीं आया अभी? अगर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। थंब है तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, और अगर करंट ही ऐसे है तो इसके सेंटर पे बताएगा थंब, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कर्ड फिंगर अगर करंट को बता रहा है, ये कर्ड फिंगर ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन में है, तो थंब जो होगा वो बताएगा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। इसमें देख रहे हैं कर्ड फिंगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है तो थंब है डॉट में। इसमें देख रहे हो करंट ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है यहाँ पे, तो ये है कर्ड फिंगर का डायरेक्शन, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। कर्ड फिंगर करंट से शो करो, करंट को अगर कर्ड फिंगर से, तो ये सेंटर पर का मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। कर्ड फिंगर से अगर हम लोग करंट बताएं तो सेंटर पर का मैग्नेटिक फील्ड बता देगा हमारा थंब। मतलब ये अगर करंट, थंब अगर करंट है तो ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, और सर्कुलर करंट का डायरेक्शन अगर थंब ये कर्ल फिंगर बता रहा है तो थंब विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। शॉर्टकट के लिए, अच्छा ऐसे है करंट, अच्छा ऐसे तो कर्ल फिंगर घुमाया, देख लिया, अच्छा ये है, ऐसे है तो अच्छा ये है। डीएल क्रॉस आर से बचना चाहते हैं फिलहाल इस सिचुएशन में, तो आप ये काम कर सकते हैं। आप ये वाला भी याद खाली रखोगे तब भी काम चल जाए कि स्ट्रेट है तो इसका फील्ड ऐसे होगा भाई, स्ट्रेट है तो इसका करंट का फील्ड ऐसे होगा। वही काम आप यहाँ भी लगा सकते हो। चलो इसको इतने को स्ट्रेट ही मान लो भाई, ये है तो ये अगर है तो इस डायरेक्शन में थंब रखेंगे तो यहाँ देखोगे कि सेंटर पे ये निकाल रहा है, फील्ड निकाल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग ये थंब रखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये निकल रहा है, कर्ड फिंगर निकल रहा है मतलब डॉट में। यहाँ पे देखोगे ये है करंट का डायरेक्शन थंब, तो यहाँ देखोगे यहाँ पे ये क्रॉस में जा रहा है, क्रॉस में, तो क्रॉस में दिखा देंगे। तो खाली एक भी अगर याद है ये वाला कि थंब अगर होता है तो थंब ये है भाई, तो यहाँ पे फील्ड देखना है तो यहाँ पे कर्ड फिंगर लाओ, देखो तुम्हारी तरफ पॉइंटेड दिखाएगा। तो कुछ लोग समझते हैं ये दोनों ठीक है, थंब करंट तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है करंट तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसको भी आप चाहें तो खाली इसी से मैप कर सकते हैं, इससे खाली मैप कर सकते हैं। थंब करंट का डायरेक्शन बता रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये बताएगा, सीधा मैग्नेटिक फील्ड। एक ही याद रखो बस यही। अच्छा ये वाला करंट का डायरेक्शन है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना, अच्छा इसका तो कर्ड फिंगर, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जहाँ चाहिए वहाँ पे कर्ड फिंगर को लाओ, थंब बताया करंट और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो कर लेंगे ऐसे, बोलो भाई, अरे कर लेंगे। एक और तरीका समझ लो, राइट हैंड स्क्रू रूल से बचने के लिए बहुत सारे लोग उपाय करते रहते हैं, लेकिन राइट हैंड स्क्रू रूल से बचने की कोशिश ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। उसको पकड़ के आप शॉर्टकट रखते हो पॉकेट में, एक पॉकेट में अगर है राइट हैंड थंब रूल जो है अपना फंडामेंटल वो है, तो दूसरे पॉकेट में शॉर्टकट रख लो।
लेकिन खाली शॉर्टकट रखे हैं, फंडामेंटल खो दिए हैं, तो फंसने का पूरा चांस रहेगा। एक ये है देखो कि अगर आपको राइट हैंड स्क्रू घुमाने में ज़्यादा परेशानी हो रहा हो, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो ये भी है थंब से, राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो आई और जे से बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर स्क्रू लगाते हैं। तो स्क्रू मतलब थंब समझ लो, थंब को परपेंडिकुलर इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगा देंगे। हमें चाहिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे चाहिए भाई, ठीक है भाई, आई क्रॉस जे चाहिए। किस डायरेक्शन में होगा? तो आई और जे से बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर में थंब रख देंगे और कर्व्ड फिंगर आई से जे की तरफ जाना चाहिए। आई क्रॉस जे मतलब आई से, देखो यहाँ थंब ऐसे रखा जे जेड डायरेक्शन में, और आई से जे एक्स से वाई की तरफ ले जा रहे हैं, तो थंब बता देगा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। आई क्रॉस जे करने हैं इस डायरेक्शन में, मतलब के कैप आ जाएगा। जे क्रॉस आई करने हैं तो इसको ऐसे करो अब, तभी तो देखो ये जो कर्व फिंगर है, सारे लोग ध्यान से देखना, ये जो कर्व फिंगर है वो हमेशा ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये हमेशा ऐसे ही चलता है पॉइंटेड पार्ट की तरफ। कान में लगे तो कान उड़ा ले, ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, खुजली कर रहे हैं कान में लगे तो कान काट दे, ऐसा बिल्कुल ऐसे चलेगा। ये उल्टा की तरफ नहीं चलेगा, उल्टा की तरफ नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये हमेशा पॉइंटेड पार्ट की तरफ चलेगा। तो आई से जे की तरफ ले जाओ, मिल गया के कैप। जे क्रॉस आई करना है तो भाई उलटने पड़ेंगे, क्योंकि ये आप ऐसे मत कर देना कि ये अच्छा जे से आई ऐसे कर देते, नहीं, ये ऐसे ही चलेगा। अगर तुम्हें जे क्रॉस आई करना है, इसको उल्टो जे से आई की तरफ ले जाएंगे, तो इससे थंब बता देगा माइनस के कैप। मीन्स जिस प्लेन के परपेंडिकुलर स्क्रू लगाते हो उस प्लेन पे ये रख दो अपना, और उसके बाद थंब उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर थंब होना चाहिए। उसके बाद घुमाओ, एक ही बार घुमाने की जरूरत है। आई क्रॉस जे हुआ तो ये है, लेकिन जे क्रॉस आई है, तुमने ऐसे घुमाया मतलब उल्टा घूम गया, तो समझ लेना इसके अपोजिट। ए क्रॉस बी निकालने हैं तो इसके परपेंडिकुलर थंब रख देंगे और कर्व फिंगर को देखेंगे। हमें चाहिए था ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, हमें चाहिए बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। ए और बी से बना हुआ प्लेन, बोर्ड का प्लेन, थंब निकाला, रख दिया कर्व फिंगर के साथ। देखा कि कर्व फिंगर ए से बी की तरफ जा रहा है, मतलब ए क्रॉस बी करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा के कैप में, ये आ जाएगा के कैप में। क्योंकि हमने थंब रखा तो ए से बी की तरफ गया, के कैप हो गया। बी क्रॉस ए करना होगा तो माइनस के कैप हो जाएगा, तो ये वाला किधर हो जाएगा भाई, तो माइनस के कैप में। तो एक बार आप बस थंब रखो और देखो ए क्रॉस बी आ रहा है, ए क्रॉस बी ही चाहिए था तो इस डायरेक्शन में ठीक है, और बी क्रॉस ए है तो इसका मतलब कि अपोजिट में। तुम्हारा तो ए क्रॉस बी जा रहा है, लेकिन तुम्हें बी क्रॉस ए लिखना है तो माइनस कर देना, बी क्रॉस ए में माइनस के कैप। तो राइट हैंड थंब रूल से भी हम लोग काम चला सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल के बदले में राइट हैंड थंब रूल से काम चला सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल कैसे, तो जैसे स्क्रू रूल होता था, दो वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर स्क्रू रखते हैं तो परपेंडिकुलर इधर थंब रख देते हैं, और थंब रख करके देखते हैं भाई स्मॉलर एंगल के थ्रू ए से बी की तरफ जा रहा है, मतलब ए क्रॉस बी तुम्हारा थंब के डायरेक्शन में होगा, और बी क्रॉस ए हो गया तो वो अपोजिट में होगा, क्योंकि रखने से ए से बी की तरफ जा रहा है। तो जे क्रॉस, ये देखो आई क्रॉस जे हुआ तो के मिलेगा, और जे क्रॉस आई कर दोगे तो माइनस के हो जाएगा। चाहे तो तुम ऐसे घुमा करके देखो या ऐसे ही में देख सकते हैं, आई क्रॉस जे है के, तो अगर जे क्रॉस आई होता है उल्टा चलाते हो तो समझो माइनस के। सिमिलरली देखो जे क्रॉस के करना चाहते हैं तो इस वाले प्लेन के, ये जो प्लेन है वाईजेड प्लेन, इसके परपेंडिकुलर रखो जे से इधर आई, तो जे से के की तरफ, जे से के की तरफ अगर जे क्रॉस के करोगे आई मिलेगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिलेगा। लेकिन अगर तुमने के क्रॉस जे किया, हमने तो थंब रखा तो जे से के की तरफ जा रहा था, जे क्रॉस के करें, जे क्रॉस के करें आई मिलेगा, बट के क्रॉस जे करेंगे माइनस आई मिलेगा। ये तो भाई खोपड़ी में सेट करना ही होगा।
एक बार और बोलूं क्या? राइट हैंड थंब रूल। बोलो भाई, राइट हैंड थंब रूल समझ गए? राइट हैंड थंब रूल तो समझते हो? अब बोलता ही नहीं है। डिस्कनेक्ट हो गए सारे क्या? तरुण समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो बता दे भाई, नहीं तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। रोशन क्लियर है? यस सर क्लियर है। चिराग? यस सर। चलो तो राइट हैंड प्रो रूल समझा दो सर, कंफ्यूज हो गए दोनों में। अरे भाई राइट हैंड कंफ्यूज हो गए तो भाई एक ही को पकड़ के रखो, जो पकड़ में आ गया वही रखो। हाँ जी सर। एक बार जो तीसरा वाला वो था, ये वाला तीसरा वाला में एक बार राइट हैंड प्रो रूल कैसे लगाएंगे? किस में? इसमें? इसमें? पर नहीं, तीसरे वाले क्वेश्चन में वो जो था इसमें? अरे कहीं डीएल ले लो, एक तो डीएल ले लेंगे, डीएल ये है, आर ये है, ये डीएल है, ये आर है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से स्क्रू लगाएंगे इस प्लेन के परपेंडिकुलर। डीएल की तरफ इंडिकेटर रखा, आर की तरफ घुमाएंगे, डीएल से आर की तरफ ले जाने पे स्क्रू खुलेगा। स्क्रू खुलेगा तो स्क्रू एडवांस होगा तुम्हारी तरफ, खुल के आएगा बाहर, तो डॉट डायरेक्शन। अगर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें, बाहर आएगा तो ये होगा। हाँ भाई बाहर आएगा तो ये डायरेक्शन, डॉट डायरेक्शन मतलब के कैप, क्योंकि एक्स वाई जेड। और अगर अंदर जाएगा तो माइनस के कैप। ठीक है। माइनस के कैप को हम देखो भाई, ये है ना डायरेक्शन, राइट वर्ड डायरेक्शन को आई कैप से लिखते हो, इधर वाले को माइनस आई कैप से दिखाते हो, इधर वाले को जे कैप से दिखाते हो, इधर वाला माइनस जे कैप से, इधर वाले को अपनी तरफ यानी के कैप से दिखाते हैं, इसको डॉट से भी दिखाते हैं, और इधर अपने से अवे वाले को माइनस के कैप से दिखाओ या फिर क्रॉस से दिखाओ। समझ गए? तो राइट हैंड स्क्रू रूल से ऐसे निकाले। अगर तुम राइट हैंड थंब रूल से, तो भाई मैंने बोला कि डीएल और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर रख दो थंब को, और देखो ये डीएल से आर की तरफ जा रहा है, हमें डीएल क्रॉस आर ही तो निकालना था, डीएल से आर की तरफ जा रहा है, स्मॉलर एंगल के थ्रू, लार्जर एंगल के थ्रू नहीं। ये अच्छा ये तो डीएल से आर ऐसे, तो स्मॉलर एंगल के थ्रू देखना है, डीएल से आर की तरफ ही जा रहा है, मतलब थंब करेक्ट बता रहा है, डीएल क्रॉस आर, तो ये ही डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, देखो ये डीएल है, इधर आर है, यहाँ ऐसे थंब रखेंगे तो डीएल से आर की तरफ ही जा रहा है, ये आर है, तो भाई करेक्ट है ये थंब यानी डॉट डायरेक्शन। इस वाले में देखेंगे तो देखो भाई ये वाला है तुम्हारा, मान लो यहाँ पे देखते हैं तो ये है डीएल और ये है आर। अब हमने थंब रखा भाई, थंब रखा तो देख रहे हैं ये डीएल से आर नहीं जा रहा, आर से डीएल जा रहा है, आर से डीएल, लेकिन हमें तो डीएल क्रॉस आर निकालना था, ये आर क्रॉस डीएल तो इधर होता, आर क्रॉस डीएल, क्योंकि ये रखने से ऐसे जाता है भाई, तो आर क्रॉस डीएल निकालना होता तो ये होता, लेकिन डीएल क्रॉस आर हमें तो निकालना होता है, फॉर्मूला तो डीएल क्रॉस आर करता है, तो हमें आर क्रॉस डीएल इस डायरेक्शन में, तो डीएल क्रॉस आर इस डायरेक्शन में होगा, तो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। लिखो भाई बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, लिख लो सारे लोग, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। आजकल तो ऑब्जेक्टिव तुम लोग का टेस्ट अनाउंस हो गया, मज़ा आ गया होगा तुम लोगों को, डेरिवेशन से छुटकारा। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसा, लेकिन कितने सेपरेशन पे कितना, मान लो इस पॉइंट पे जानना चाहते हैं कितना, तो भाई जरा ध्यान से समझो, किसी पॉइंट P पे निकालना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, I करंट कैरी कर रहा है, और ये P पॉइंट जो है, ध्यान देना, ये जो P पॉइंट है, जिस पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालना है, वो P पॉइंट से इस करंट कैरिंग वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर हमारा D है, तो
ये बनाते हैं, जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसको बनाते हैं रेफरेंस लाइन। ध्यान देना, ये है रेफरेंस लाइन। किस चीज़ के लिए रेफरेंस लाइन भैया? तो भैया ये है रेफरेंस लाइन फॉर मेजरिंग एंगल। एंगल कौन सा मेजर करने हैं भाई? तो एंगल मेजर करने हैं जिस करंट कैरिंग वायर के चलते, जिस करंट कैरिंग वायर के चलते तुम यहाँ फील्ड निकालने बैठे हो। ये जो करंट कैरिंग वायर है इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस पॉइंट से, इस रेफरेंस लाइन से इस वाले एंड का एंगुलर पोजीशन चाहिए। इस वाले एंड का एंगुलर पोजीशन है मान लो φ1, ध्यान देना। और इधर वाले एंड का एंगुलर पोजीशन है मान लो φ2। इसी रेफरेंस लाइन से एंगल लेना है। रेफरेंस लाइन परपेंडिकुलर होता है, रेफरेंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ करंट फ्रॉम P। जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे करंट के लाइन पे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रह गया ये D। तो इसको डेराइव भी किया जाता है, लेकिन अब तो आपका डेरिवेशन का ज़माना ही चला गया, आप क्या करोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू, ये भी हम लोग प्रूफ करते हैं भाई, डेराइव करते हैं। एक एलिमेंट लेते हैं, ये एलिमेंट यहाँ dB फील्ड प्रोड्यूस किया, बायोट-सावर्ट लॉ से लिखेंगे। दूसरा एलिमेंट dB प्रोड्यूस करेगा, बायोट-सावर्ट लॉ से लिखेंगे। सारे DL जो आइडियल एलिमेंट जो dB प्रोड्यूस करेंगे सबको वेक्टोरियली ऐड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा, मतलब ये जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखने जा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में बहुत सारे एलिमेंट के जो इंडिविजुअल फील्ड हैं, और इसका कैलकुलेशन होगा बायोट-सावर्ट लॉ से कि कौन कितना dB प्रोड्यूस किया। और इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आता है, क्योंकि आपको अब डेरिवेशन से कोई मतलब है नहीं, तो μ0/4π रिजल्ट आप समझो ध्यान से। इसके बैकग्राउंड में इतना ही समझो कि हमने एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के लिए यहाँ पे R हुआ, ये DL हुआ, DL क्रॉस R करके dB निकालेंगे, बायोट-सावर्ट लॉ यूज़ करेंगे। ऐसे ऐसे सारे dB को जब वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा μ0/4π I डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, जिस पॉइंट पे निकालना वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, और इधर आ जाएगा sin φ1 प्लस sin φ2 या sin θ1 θ2। अगर φ1 φ2 लिखा है, φ1 φ2 क्या है भाई? तो एंड ऑफ करंट कैरिंग वायर का एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, इस एंड का एंगुलर पोजीशन। AB वायर है, मान लो AB वायर है, तो A पॉइंट का एंगुलर पोजीशन है। एंगल कहाँ से मेजर करेंगे? रेफरेंस लाइन से मेजर करेंगे भाई। रेफरेंस लाइन कौन सा? जिस पॉइंट से निकालना है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो, लाइन ऑफ करंट पे परपेंडिकुलर डालो, वो बना रेफरेंस लाइन। इसी से एंगल मेजर करेंगे। इधर वाला इधर मेजर कर रहे हैं एंगल φ1 है, तो इधर वाला φ2 है, ऐसे करके, ठीक है। तो sin φ1 प्लस sin φ2 ये मिल जाएगा। तो ये है फॉर्मूला। किस डायरेक्शन में होगा तो वो भी आप समझ सकते हैं। किस डायरेक्शन में होगा तो भाई डायरेक्शन तो वैसे ही निकालने हैं जैसे अभी निकाला था। कोई एक एलिमेंट ले लो, ये DL है मान लो आइडियल, और ये बनेगा R। इधर है DL, इधर है R, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो होता है μ0/4π I इंटू DL क्रॉस R। तो DL इधर है, R इधर है, तो बता दो भाई किधर हो जाएगा। ये वाला है DL, ये वाला है R। यहाँ पे आओगे तो ये बन जाएगा DL, ये बन जाएगा R। यहाँ आओगे तो ये वाला हो जाएगा DL और ये हो जाएगा R। तो DL क्रॉस R करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से देखें तो DL की तरफ इंडिकेटर रखा, R की तरफ स्मॉलर एंगल से घुमाएंगे। DL क्रॉस R किया, स्क्रू बंद हुआ, क्रॉस डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल से हमने थंब रख दिया इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अभी देखा कि R से DL जा रहा है, हमें तो DL क्रॉस R चाहिए, तो R क्रॉस DL इस डायरेक्शन में, तो DL क्रॉस R इस डायरेक्शन में, क्रॉस में। यहाँ देखोगे ये DL है भाई और इधर R है, तो यहाँ रखेंगे तो स्मॉलर एंगल ये है भाई, तो ये R से DL जा रहा है, ये हमारा कर्व फिंगर R से DL जा रहा है, इसलिए R क्रॉस DL इस डायरेक्शन में होगा, DL क्रॉस R इस डायरेक्शन में होगा।
तो इस डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा। यहाँ देखेंगे भी ये DL है भैया, ये R है, DL क्रॉस R स्क्रू से लगाएंगे तब भी स्मॉलर एंगल के थ्रू घुमाना है, तो DL से R घुमाएंगे, स्क्रू बंद होगा इस डायरेक्शन में। या फिर थंब रख दिया तो ये तो R से DL की तरफ ले जा रहा है, थंब रख दिया परपेंडिकुलर, तो ये देख रहे हैं कि स्कर्ड फिंगर इस प्लेन में R से DL की तरफ जा रहा है, तो R से DL वाला तो R क्रॉस DL होता, तो इस डायरेक्शन में बोलते DL क्रॉस R निकालना है, अपोजिट डायरेक्शन। तो क्रॉस में तो यहाँ लिख देंगे क्रॉस में मतलब -k कैप, ऐसा समझ सकते। ये बन गया फॉर्मूला। अब इसको हजम करने के लिए एक दो न्यूमेरिकल तो देखने पड़ेंगे, तब जाके आपका हजम हो जाएगा, छोटा हो जाए भाई। बोलो ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ, अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ भाई। क्यों भाग रहे हो इधर? एंगल लिए थे, इससे अगर कोई करंट कैरिंग वायर लंबी होगी तो एंगल ज़्यादा आएगा, छोटी होगी तो एंगल कम आएगा, वो भी तो डिफरेंस रहेगा। जो देगा फॉर्मूला यही रहेगा। अब मैं इसके पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा हूँ, अभी परेशान मत हो, अभी दिखा रहा हूँ मैं। चलो एक देते हैं हम लोग, मान लो ये है, इसको बोलते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन हो डॉट 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 अगर दिखा दिया तो इसका मतलब समझो कि ये एंड ही नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट। इधर भी डॉट डॉट दिखा दिया और इधर भी डॉट डॉट दिखा दिया, इसका मतलब इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और जब ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसके चलते यहाँ पे निकालना है फील्ड, तो बना ये रेफरेंस लाइन। ये बन गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी होगा भाई। तो यहाँ P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू μ0/4 पाई I अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस D साइन φ1। तो बताओ भाई, अगर यहाँ तक होता ये एंड, तो ये वाला होता φ1 एंगल, यहीं पे ख़त्म हो गया होता वायर, तो यहाँ ख़त्म हो गया होता तो इतना एंगल लेना होता, लेकिन इसके और ऊपर गया है, ये इसके और ऊपर गया है भाई, यहाँ तक समझो अगर रहता तो ये एंगल ऐसे लेते, और ऊपर गया है, और ऊपर गया भाई, और ऊपर गया तो कितना तक, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, बहुत ऊपर, इनफाइनाइट है भाई, तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो φ1 विल बी 90 डिग्री, टेंडिंग टू 90 डिग्री, नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री बट टेंडिंग टू 90 डिग्री। ये इतना लार्ज है, इतना लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग इसको बोलते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो बस ये रेफरेंस लाइन से ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, उधर वाले एंड को दिखाने के लिए ऐसे करना पड़ रहा है, उधर वाला एंड और ऊपर है, ऐसे करना पड़ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री। इधर वाले एंड के लिए, अरे यहीं ख़त्म हो गया होता तब तो इधर 60 डिग्री लिख लेते, यहाँ ख़त्म होता तब भी भाई हम लोग मान लो 70 डिग्री लिख लेते। ये वाला एंगल φ2 होता है, तो 70 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो φ2 भी क्या हो जाएगा, जब इनफाइनाइट वायर हो तो ये भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री। तो भाई साइन 90 प्लस साइन 90, तो μ0/4 पाई I और 1 + 1 2 हो गया, डिवाइडेड बाई D, तो आ गया μ0 I/2 पाई D। ये है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। किस डायरेक्शन में, तो भाई कहीं से भी देख लो। एक देखा हमने, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं DL, ये वाला है R, तो DL से R हम रख दिया भाई, R से DL जा रहा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन नहीं, इस डायरेक्शन DL क्रॉस R हमें चाहिए, तो इसलिए क्रॉस डायरेक्शन में। या राइट हैंड स्क्रू लगाया, DL से R की तरफ घुमा रहे हैं, स्क्रू बंद हो रहा है, स्क्रू एडवांस हो रहा है अंदर की तरफ क्रॉस में। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये बोला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये हो गया। 90 नहीं है, यहाँ पे φ1 है टेंडिंग टू 90, φ2 है टेंडिंग टू 90। समझ गए? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, तो 89 भी नहीं है, 89 से भी ज़्यादा है, तो टेंडिंग टू 90 है, तो साइन 90 वैल्यू लेते हैं हम लोग।
जब इनफाइनाइट है तो उसका एंड ही नहीं है भाई, तो ऑलमोस्ट 90 पहुंच जाएंगे, टेंडिंग टू 90। ये है हमारा कंडीशन। तो इसके हिसाब से बन गया ये ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अगर डाउनवर्ड में करंट होता तो यहाँ डॉट में हो जाता। तो आप लिखो, फॉर्मूला लिखे सबसे पहले, बोलो भाई फॉर्मूला लिखो जल्दी, चाहे स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया है। फॉर्मूला ये पक्का रहना चाहिए। इसमें सबसे पहला मैं दिखा रहा हूँ इसका यूज़ कि इनफाइनाइट वायर, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। और कभी कभी आता है सेमी इनफाइनाइट वायर। तो चलो भाई सेमी इनफाइनाइट वायर देख। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब होता है ऊपर तो डॉट डॉट डॉट, ऊपर तो डॉट डॉट डॉट, लेकिन नीचे यहाँ तक है बस। तो इधर से तो इनफाइनाइट है, इधर से नहीं है। और ऐसे कंडीशन में जब बिल्कुल एंड के पास ये पॉइंट M है, हमें इस पॉइंट M पे निकालना है। करंट है ये, करंट का वैल्यू मान लो दे दिया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट है, लेकिन ये वायर यहीं तक है, करंट कैरिंग वायर, और ऊपर ये इनफाइनाइट तक है। तो चलो भाई बता दो M पॉइंट पे कितना होगा, और ये वैल्यू है 4 मीटर। ये जो है D वो 4 मीटर। तो ऑब्वियसली यहाँ से इसी एंड पे है, तो यहाँ तो परपेंडिकुलर ही डालोगे, यही बनेगा रेफरेंस लाइन, और ये रेफरेंस लाइन हमारा इस तरह से एक एंड से ही पास हो रहा है, यहीं से करंट ही शुरू हो रहा है। तो बता दो कितना हो जाएगा। जल्दी करो भाई। भाई अंदाज़ा लगाने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। I डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, और एक तरफ हो गया साइन 90 डिग्री, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है भाई। इधर वाला एंड क्योंकि इनफाइनाइट है, S से इनफाइनाइट वायर बहुत ऊपर जा कर के, तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री प्लस उधर का एंगल कितना है। तो भाई ये वायर यहाँ से शुरू होता तो ये एंगल लेते, यहाँ से शुरू होता 90 है। तो ये एंगल लेते। तो यहाँ से शुरू हो रहा है तो कितना लेंगे, 90 कैसे ले लो भाई, 90 तो तब लेते जब इनफाइनाइट वायर होता। इस रेफरेंस लाइन से कितना तुम्हें इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करना पड़ा। देखो इधर वाले एंड के लिए इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं phi 1, इधर वाले एंड के लिए इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं phi 2। बताओ इस डायरेक्शन में दूसरे वाले एंड के लिए इधर कितना मूव करना पड़ा, कितना एंगल ट्रेवर्स करना पड़ा, 0, क्योंकि हमारा एंड यहीं पे मिल गया। अगर ये एंड यहाँ भी रहता ना तो बोलते कि भाई ये 5 डिग्री है, इस डायरेक्शन में 5 डिग्री एंगल, लेकिन ये यहाँ भी नहीं शुरू हुआ, यहाँ से भी शुरू होता तो 1 डिग्री बोल देते, लेकिन यहाँ शुरू हुआ तो 0 डिग्री लेंगे, साइन 0। सोच लो, समझ लो। चलो भाई वैल्यू लिखते हैं, 10⁻⁻⁷, I का वैल्यू 2 एम्पियर, D का वैल्यू 4 मीटर, साइन 90 1, साइन 0 0, 1 हो गया, बेकार है ये। तो ये हो गया कितना भाई, तो 1/2, 0.5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। (0.5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। बोलो भाई कंफ्यूजन कहाँ है। ये बोला हमने, इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी
इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट मतलब आधा इनफाइनाइट है आधा नहीं है, आधा तो है ही नहीं, इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। यहाँ तक तो बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, जनरली टीचर्स बताते भी हैं और 90% बच्चे समझ जाते भी हैं, लेकिन अब 10% बच्चे ही जिसको सॉल्व करते हैं, वो कंडीशन अब मैं देने जा रहा हूँ। बोलो ये ठीक है? यहाँ तक एंगल 0 डिग्री तो समझ में आया ना? कम से कम याद रखना, साइन φ1 प्लस साइन φ2 रेफरेंस लाइन से किसी भी वायर के 2 एंड होते हैं, किसी भी वायर के 2 एंड होते हैं। अब रेफरेंस लाइन हमारा ये है, तो 2 एंड होते हैं, कि इधर वाला एंड है कि इधर वाला एंड है, तो इधर वाले एंड के लिए इधर ही हम लोग एंगल पॉजिटिव लेंगे, मेजर करेंगे, इधर वाले एंड के लिए इधर ही एंगल मेजर करते हैं। अगर गलती से क्या मतलब जानबूझ के भी क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे कि ये है ए बी, इस ए बी वायर के चलते फील्ड निकालना है, लेकिन यहाँ नहीं निकालना है, यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है। इस वाले में तो बहुत क्लियर है भाई कि φ1 हमारा मान लो 60 डिग्री हो गया और φ2 है जो हमारा यहाँ से वो मान लो 30 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, इतना ही बड़ा था ए बी, उस हिसाब से काम हो गया, उस हिसाब से काम हो गया। लेकिन अभी ये ऐसे है, ध्यान से इसको समझना, इसको समझें कि ये ए बी वायर इतना ही है, अब इसके लिए निकालना चाहते हैं। तो रेफरेंस लाइन, मैंने बोला था कि रेफरेंस लाइन होता है जिस पॉइंट पे निकालना हो फील्ड, उससे लाइन ऑफ करंट पे। हमने ये नहीं बोला कि करंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हमने बोला लाइन ऑफ करंट पे ड्रॉ करना है। तो लाइन ऑफ करंट मतलब क्या? लाइन ऑफ करंट मतलब जो करंट है जिस लाइन पे, उसको आगे पीछे बढ़ा लो और इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालने हैं, इसी लाइन पे परपेंडिकुलर डालने हैं। वहाँ करंट हो चाहे ना हो, हमें लाइन ऑफ करंट पे परपेंडिकुलर डालने हैं, ये बना रेफरेंस लाइन। इसी में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब इनको बोला जाए कि अब एंगल लो, तो इधर वाले एंड के लिए तो ये ले लेंगे ऐसे एंगल, मान लो 60 डिग्री। इधर वाला एंड के लिए ये जो है मान लो ये 45 डिग्री है मान लो। तो इधर वाले एंड के लिए अब क्या करेंगे? इसको तो मान लो हमने लिखा μ0/4π I डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक तरफ से आ गया साइन 60 डिग्री, दूसरे तरफ से क्या आएगा वो बता दो। अब तो भाई देखो, अब इसमें ध्यान से समझ लो, यही कंफ्यूजन वाली पॉइंट है। अगर ये वायर यहां से होता तो ये एंगल लेते, अगर ये वायर यहाँ से होता तो एंगल ये ले लेते, अगर ये वायर यहाँ से होता तो इधर एंगल 0 ले लेते, यहीं से भाई शुरू है तो सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाता। और अगर ये वायर यहाँ से शुरू होता तो इधर का एंगल कितना लेते, ये मान लो है 10 डिग्री, तो इधर का एंगल लेते -10 डिग्री, क्योंकि 10 डिग्री लिखेंगे तो इधर एंगल मतलब यहाँ पे 10 डिग्री से यहाँ से काउंट हो जाता। -10 लिखोगे तो इसका मतलब कि इधर नहीं लेना है, इधर लेना, तो ये -10 लिखेंगे तो ये। अभी देख रहे हो कि ये स्टार्ट हो रहा है जो 45 डिग्री है यहाँ से, तो इसका मतलब दूसरा एंगल तुम्हें साइन -45 डिग्री लेने पड़ेंगे। चलो ये कर लिए ना, इसको तो मैं कराऊंगा फिर से, ये समझ में नहीं आया, हटाओ इसको, मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, आप करो सॉल्व, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो समझ में आया कम से कम, ये तो क्लियर है। एक क्वेश्चन है, लिखो, ये तो इसलिए तो ये बहुत कम बच्चे समझते हैं और कम टीचर इसको लाते हैं। फिर मैं एक वायर दे रहा हूँ, आप सॉल्व करो, थोड़ा पानी पी के सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं है।
मैं भी पानी पी लूँगा तब तक। ये है ए बी वायर, करंट कैरिंग वायर ए बी, आई है करंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक स्क्वायर बनाया, यहाँ है पॉइंट M, यहाँ है पॉइंट N। इस स्क्वायर का साइड है A, 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 A। हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट M, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट N। दो क्वेश्चन है भाई। चलो इधर वाले को इनफाइनाइट कर देते हैं, इधर वाले के हम लोगों ने इनफाइनाइट कर दिया, डॉट डॉट डॉट। जनरली ऐसे ही छोड़ देते हैं डायग्राम में, डॉट 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 मतलब हो गया इनफाइनाइट, लिखने की ज़रूरत नहीं है, डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट, वो डॉट कभी ख़त्म नहीं हो रहा। तो चलो भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो, कोशिश करो कम से कम। M वाला तो निकाल ही लोगे, भले ही एन पॉइंट पर कन्फ्यूज़न हो, जल्दी करो। बोलो भाई कितना आया? सर फर्स्ट वाले का तो Bm का म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A आएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से डालेंगे तो ये तो भाई ए ही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और सेकंड वाले का म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A माइनस। एक बार देखते हैं इधर वाला एंगल तो साइन 90 डिग्री लगाया होगा इसमें, इधर वाला एंगल साइन 0 डिग्री लगाया होगा, क्योंकि ये सेमी इनफाइनाइट वायर बन गया है भाई। यहाँ से शुरू किया, इधर वाला एंगल रेफरेंस लाइन ये बना, तो इधर वाला एंगल 0 लेना होगा क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर यहाँ से शुरू होता तो इधर से लेते हैं एंगल कुछ, लेकिन यहीं से शुरू हो रहा है तो इधर वाला 520, 51 है 90 डिग्री, तो यहाँ से 51 तो ले लेंगे 90 डिग्री, 52 हो जाएगा 0, तो 0 ही है। एक्चुअली में ये टेंडिंग टू 90 होना चाहिए और 52 तो हमारा एग्जैक्टली 0 है, ये टेंडिंग टू 90। तो इस तरह से हम लोगों ने किया तो मिल गया ये तो 1 हो गया भाई, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो भी वैल्यू आया। किस डायरेक्शन में भाई? तो किस डायरेक्शन में है तो जानते हो, शॉर्टकट में क्या लोग करते हैं, मैं भी कहता हूँ कि अरे किसी भी वायर का फील्ड निकालना है तो वायर को पकड़ लो। क्या करो, वायर को पकड़ लो। पकड़ेंगे कैसे? हाथ से, राइट हैंड से पकड़ लो, राइट हैंड से पकड़ लो। पकड़ोगे तो थंब अपने आप ऊपर आ जाएगा, करंट के डायरेक्शन में थंब तुम्हारा होना चाहिए। अगर ऐसे जा रहा हो तो ऐसे पकड़ लेना, ऐसे जा रहा हो तो ऐसे पकड़ लिया, बस पकड़ लिया। उसके बाद देखो थंब है एम पॉइंट पे, देखो ऐसे जा रहा है क्रॉस में, क्रॉस में। इधर जाओगे तो डॉट में तुम्हारी तरफ आ जाएगा, या तो क्रॉस में, सीधा बोल देंगे क्रॉस में। वायर को पकड़ लेते हैं क्रॉस में, इधर आएंगे तो डॉट में। अगर यहाँ पे कोई मान लो पी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे भी निकालना हो पूछ सकता है, तो पी पॉइंट पे हो जाएगा डॉट में। डॉट का मतलब है के कैप में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये के कैप में डॉट में आ जाएगा। होता भी है भाई फील्ड है तो ऐसा ही तो होता है इसका फील्ड, यहाँ डॉट में आता है, यहाँ क्रॉस में। ठीक है भाई, ये तो हो गया इसके लिए, एम पॉइंट के लिए, एट पॉइंट एम ये हो गया। लेकिन अब एन पॉइंट की बात करनी है, सब लोग ज़रा ध्यान दें। अब
एन पॉइंट की बात करें, मैं ये सब मिटा रहा हूँ, अब जगह चाहिए और अच्छे से एक बार फिर से मैं अटेम्प्ट ले रहा हूँ इसको समझाने का। तो देखो भाई, एम पॉइंट का कहानी ख़त्म हो गया भाई। अब देखना है हमें एन पॉइंट के लिए। तो एन पॉइंट से इस लाइन ऑफ करंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो एन से हमने इस लाइन ऑफ करंट पे परपेंडिकुलर डाला। लाइन ऑफ करंट तो नहीं यहाँ दिख रहा है, तो भाई उसी करंट के लाइन को आगे पीछे बढ़ा दिया है, ये है। अब ये बन गया हमारे लिए रेफरेंस लाइन फॉर दिस पॉइंट। हमें यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एन। तो μ0/4π ये तो आंख बंद करके लिख देंगे, और आई डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी ए ही है, तो ये भी आंख बंद करके लिख देंगे। अब इधर देखेंगे आंख खोल के, क्या भाई, तो इधर वाले एंड के लिए इधर ही एंगल देखने हैं, रेफरेंस लाइन से इधर ही एंगल। दो एंड होता है, तो राइट वाले एंड के लिए इधर ही देखने हैं। तो इधर एंगल देखने तो वो तो भाई 90 डिग्री होगा, क्योंकि इधर वाला एंड तो बिल्कुल ऐसे है, ऐसे। तो ये तो भाई 90 डिग्री मीन्स यहाँ के लिए फॉर एन φ1 जो देख रहे हैं टेंडिंग टू 90 डिग्री है, और φ2 जो देखेंगे वो देखना है। तो भाई देखो, अब ध्यान से समझो। पहली बात तो ये समझो कि रेफरेंस लाइन से डाउनवर्ड में एक एंगल लेते हैं, एक इधर लेते हैं एंगल। तो जो इसके दो एंड होते हैं ना, एक इधर एक इधर, चाहे वो ऐसे हो वायर, चाहे ऐसे हो वायर, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कि दोनों एक एंड इधर आ गया, रेफरेंस लाइन के एक एंड इधर आ गया, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इधर वाले एंड के लिए इधर 60 डिग्री लिख दिया, इधर वाले एंड के लिए इधर 60 डिग्री लिख दिया। लेकिन ये यहाँ है, तो भाई एक तरफ से 0 हो गया, एक तरफ से 60 डिग्री या 70 डिग्री हो गया। लेकिन ऐसे है, तो भाई इधर वाला एंड के लिए तो ठीक ही है ये, लेकिन इधर वाले एंड के लिए जो दूसरा एंगल हम लोगों को लिखना होता है वो पॉजिटिव लिखोगे तो मतलब इधर का एंगल समझा जाएगा। अगर तुमने 30 डिग्री लिख दिया दूसरा एंगल, तो यहाँ से 30 डिग्री पे ये काउंट हो जाएगा कि पूरा वायर तुम्हारा इतना था, यहाँ से था। अगर तुमने यहाँ पे साइन 30 डिग्री लिखा तो इतने वायर को कंसिडर किया जाएगा और इस पूरे का फील्ड बता देगा, जबकि एक्चुअल में तुम्हारा इतना वायर का एक्स्ट्रा फील्ड आ गया, तो वो गलत है। तो तुम्हें तो इतना ही का निकालना था, गलत हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, अगर 60 डिग्री कर दोगे तो यहाँ से 60 डिग्री ये φ2 काउंट होगा और यहाँ तक का काउंट हो जाएगा, वो भी तुम्हें नहीं चाहिए था। तुम्हें तो भाई इतने ही दूर का चाहिए, ग्रीन वाला का चाहिए, यहाँ तक का नहीं चाहिए, तो ये भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये भी बेकार हो गया, तो ये भी नहीं काम करेगा। अब अगर मान लो तुम चाहते हो भाई, तुम अगर चाहते हो कि यहाँ से काउंट करें, अगर यहाँ से वायर होता 0 लेंगे तो यहाँ से काउंट होगा। अगर ये φ2 का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ से काउंट होगा भाई। अगर φ2 का वैल्यू 30 डिग्री लिया यहाँ से काउंट हुआ, 60 डिग्री लिया यहाँ से काउंट हुआ, 70 डिग्री लेंगे यहाँ से काउंट होगा, 90 डिग्री लेंगे इनफाइनाइट से काउंट होगा, 0 लेंगे तो यहाँ से काउंट होगा, -10 लेंगे, -10 क्योंकि इधर का एंगल हमें पॉजिटिव लेने हैं और -10 बोल रहे हैं, मतलब इधर कितना जाना है भाई, तो -10 मतलब इधर जाना है। तो -10 लोगे तो ये जो 10 डिग्री है यहाँ से काउंट हो जाएगा। -20 करोगे, -20 मतलब ये वाला एंगल 20 ले लिए, मतलब इधर कितना गए, -20। ये एंगल जब 20 ले रहे हो मतलब इधर वाला φ2 को जो हमें लिखना पड़ेगा, φ2 को -20 मतलब इधर नहीं गए, इधर गए 20, तो यहाँ से काउंट हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे ये वाला काउंट करना चाहते हो, ये तो 45 है, तो तुम्हें कितना जाना चाहिए इधर, तो -45 जाओगे तब यहाँ से होगा। अगर तुमने 45 लिख दिया तो ये 45 यहाँ से काउंट होकर के ये वाला काउंट बन जाएगा। तो हमें यहाँ से काउंट नहीं कराने हैं, हमें तो यहाँ के ऊपर का काउंट कराना है, ग्रीन वाला खाली। तो इसका मतलब इधर कितना एंगल 45, तो इधर कितना एंगल लेना होगा, तो -45। इधर वाले एंड के लिए इधर ही लेना पॉजिटिव होता है, लेकिन इधर वाले एंड के लिए इधर पॉजिटिव लेना होता है। अगर मजबूरी में इधर लेना पड़ गया तो निगेटिव से दिखाओ। +45 मतलब यहाँ तक का, +30 मतलब यहाँ तक का, +10 मीन्स यहाँ से यहाँ, 0 मीन्स यहाँ से काउंट होगा, और -10 तो यहाँ से काउंट होगा, -30 तो यहाँ से काउंट होगा, -45 तो यहाँ से काउंट। तो तुम क्या लिखोगे, -45 लिखोगे। तो यहाँ पे लिखूंगा -45 डिग्री।
कुछ समझ में आया भाई? क्योंकि अपना था वायर जो था वो इतना ही दूर तक था, यहीं तक था वायर, तो हमारा इतने ही दूर तक था। तो इधर का एंगल ये स्क्वायर है ना भाई, स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब ये कितना एंगल है, 45 डिग्री है भाई, 45 डिग्री है। इसलिए यहाँ से तुम्हें वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इधर वाला जो एंड लेंगे φ2 वो लेना होगा -45 डिग्री। रेफरेंस लाइन से इधर का एंगल -45 डिग्री लेने पड़ेंगे। अब तो समझ गए भाई लोग? यस सर। तो यही बात उस समय भी बता रहे थे, नोट कर लो भाई। ये आएगा तो इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, एम पॉइंट पे निकाल देते हैं, एन पॉइंट में फंस जाते हैं। तो लिख लो भाई एम पॉइंट पे और एन पॉइंट पे। डॉट 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 का मतलब होता है इनफाइनाइट। चलो भाई ठीक है यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हटाएं इसको, बोलता नहीं है भाई रोशन। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये है एक वायर बेंड किया हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन खूब आता है भाई। ओ पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस इज आर, मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं। करंट ऐसे आया आई और ऐसे चला गया आई। सेंटर पे हमें ओ पॉइंट पे निकालने हैं, आर इज़ द रेडियस, ओ पॉइंट पे निकालने हैं। और ये वाला भी है इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट, ये वाला भी है डॉट डॉट डॉट, ये निकालने हैं। जल्दी ट्राई करो, कम से कम इस सेमी ये वाला आर्क जो है, आर्क का तो निकाल, इसको 2 पार्ट में 3 पार्ट में करके तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे, कि एक ही तो है नहीं, एक ही फार्मूला से काम हो जाएगा। इसको आप ऐसे करेंगे, इसको बना लिया नंबर 1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक बना लो भाई, क्योंकि आर्क का तुम्हें पता होता है। तो आर्क का ये समझो नंबर 2 बन गया, ये येलो वाला जो है वो नंबर 2 बन गया, समझो ये येलो वाला है वो नंबर 2 है। तो येलो वाले का अलग निकाल लेंगे, नंबर 2 हो गया ये, नंबर 3 हो गया ये वाला, फिर ये स्ट्रेट वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट के चलते जो सेंटर पे आएगा ओ पे वो मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा सेकंड पार्ट यानी आर्क के लिए और जो थर्ड पार्ट के लिए आएगा वो, तीनों को सम करने। सिंस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जिस तरह से 3 चार्ज होते थे तो तीनों का E1 E2 E3 निकालते थे, वैसे ही ये समझो 3 वायर हैं, एक वायर स्ट्रेट है, दूसरा वायर भी स्ट्रेट है और एक ऐसे आर्क है। तो तीनों अपना अपना फील्ड भाई। ये वायर जो करंट लेके आएगा वो ऐसे करंट जाएगा इसमें, ऐसे करंट होते हुए, ऐसे करंट होते हुए और ऐसे करंट निकल जाएगा। तो जब यहाँ रहेगा तो भी फील्ड बनाएगा, यहाँ रहेगा तो उसका फील्ड, यहाँ रहेगा तो उसका फील्ड। तीनों को वेक्टर सम करने पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन।
तो ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का तो तुम कम से कम निकाल सकते हो, थर्ड पार्ट का शायद आप अभी ना निकाल पाएँ। तो चलो भाई फर्स्ट वाला पार्ट के लिए, तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए ये क्या है भाई, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए ओ पॉइंट जो है ऐसा पॉइंट है जिसके लिए ये सेमी इनफाइनाइट वायर समझा जाएगा। बोलो, यहाँ से ये वायर चल रहा है और ये इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन इधर एंड हो गया और इसी एंड के एंड पे परपेंडिकुलरली ये ओ पॉइंट सिचुएटेड है। इट मीन्स फर्स्ट वाला जो बन गया वो सेमी इनफाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और काम करने पड़ेंगे तुम्हें, पता ही है तुम्हें। दूसरा वाला जो है मैं फार्मूला वही लिख रहा हूँ कि फार्मूला किस में कौन हो, दूसरे वाले में आर्क फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। आर्क फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे और थर्ड वाले में जो है वो 0 होगा, वो हमने अभी नोट के पॉइंट में मैं दिखाऊंगा। ये आपको समझने के लिए बोला, ऐसा एग्जाम में मत लिख देना कि ये इक्वल टू ये प्लस ये नहीं। फर्स्ट को कैलकुलेट करने के लिए ये लगेगा फार्मूला, सेकंड को कैलकुलेट करने के लिए ये लगेगा फार्मूला, थर्ड को कैलकुलेट करने के लिए जो नोट वाला पॉइंट बता रहे हैं वो लगेगा फार्मूला। नोट का पॉइंट क्या है कि किसी भी वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी वायर करंट कैरिंग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड इसी के लाइन पे किसी पॉइंट पे 0 होगा। मतलब एक वायर हो तो तुम यहाँ निकालोगे फील्ड मिलेगा, यहाँ निकालोगे फील्ड मिलेगा, यहाँ निकालोगे फील्ड मिलेगा, कुछ ना कुछ यहाँ निकालोगे मिलेगा, यहाँ निकालोगे मिलेगा, यहाँ निकालोगे मिलेगा, लेकिन यहाँ निकालोगे तो नहीं मिलेगा। इस अपने ही लाइन पे वो फील्ड 0 प्रोड्यूस करता है। कोई भी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस 0 मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डज नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेम लाइन। कैसे? बर्ड्सवर्थ लॉ से। इन नोट का पॉइंट मैं बता रहा हूँ, समझो। Any current carrying wire does not produce any magnetic field on any point on its line of current. कैसे? बर्ड्सवर्थ लॉ से। मान लो P पॉइंट, इधर ले लिया एक M पॉइंट, तो ये कह रहा है भाई कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, M पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और ये वाला है N पॉइंट, तो N पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नन 0 होगा। ये है मान लो S पॉइंट, तो S पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नन 0 होगा। कैसे? ये क्यों 0 कह रहे हैं भाई? ये सब तो कैलकुलेट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं और फटाफट एंगल देख के निकाल लेते हैं, लेकिन ये वाला 0 क्यों होगा? लाइन ऑफ करंट के किसी पॉइंट पे 0 क्यों होगा? तो इसलिए 0 होगा कि अगर P पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो कोई भी एक करंट कैरिंग एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक कोई करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया जाए। चलो भाई ये ले लिया करंट कैरिंग एलिमेंट, सारे लोग ध्यान देख ले भाई। ये मान लो करंट कैरिंग एलिमेंट लिया IDL, तो IDL तो मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4 पाई IDL क्रॉस R/R3। ये होता है भैया मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट यही काम करता है। तो इसका जरा देखना, नज़र जरा डालना, तो तुम्हें अपने आप आंसर मिल जाएगा कि इसका IDL तो ऐसे है भाई, इस डायरेक्शन में है DL, और R वेक्टर जो होता है जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का लोकेशन तो ये है। चलो भाई, एलिमेंट का लोकेशन जब ये है तो इसके रिस्पेक्ट में, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में R वेक्टर होगा ये वाला है तुम्हारा R वेक्टर, और ये जो है वो एलिमेंट वेक्टर है। ये एलिमेंट है राइट वर्ड, मतलब समझो एक्स एक्सिस है तो आई कैप में IDL मान लो आया समथिंग आई कैप, मान लो 5 आई कैप आया, और इधर R जो है वो समझो 2 आई कैप आया। तो जब आई कैप आई कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। भाई माइक को ऑफ रखो, जब बोलना ना हो तो माइक को ऑफ रखना। अतुल तुम टाइम पे आते नहीं हो, ऐसे तो फंस जाओगे। तो ये देख रहे हो कि जिधर DL है मतलब IDL है, उधर ही हमारा
आर भी है। करंट कैरिंग एलिमेंट और आर दोनों का सेम डायरेक्शन है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट विल बी जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट तो होता ही है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है ना। ए क्रॉस बी सबको फॉर्मूला मालूम है भाई, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। अब जब थीटा ही जीरो हो जाए, पैरेलल वेक्टर होने से क्या होता है, थीटा जीरो। सेम डायरेक्शन में तो क्या हो गया, थीटा जीरो है, थीटा जीरो है तो ये जीरो मिल जाएगा। जब हमारा ये ए पैरेलल टू बी हो, ए जब पैरेलल टू बी हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो आइडियल करंट कैरिंग एलिमेंट भी उधर ही, आर भी उधर ही, तो ये बन जाएगा क्या, जीरो। यहाँ नहीं प्रोड्यूस करेगा। अगर एम पॉइंट पे देखेंगे, अगर वो एम पॉइंट पे देखेंगे तो उस कंडीशन में आइडियल का डायरेक्शन है राइट वर्ड और ये आर का डायरेक्शन हो जाएगा लेफ्ट वर्ड, अपोजिट टू आर वेक्टर। पॉइंट अगर एम के लिए देखें हम लोग, एम पॉइंट के लिए इधर देखें तो आइडियल तो राइट वर्ड है, लेकिन इसका एलिमेंट का ये आर हम लोग देखेंगे एलिमेंट के लोकेशन से एम पॉइंट को, तो वो हमारा अपोजिट में है। क्लास छूटने पे समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। तो थीटा का वैल्यू जब 180 डिग्री आएगा तब भी जीरो हो जाएगा, इसलिए ये डी बी जीरो रहेगा। डी बी जो होता है हमारा μ0/4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल है तो ये भाई जीरो बनाएगा। तो हर एलिमेंट के लिए ये काम होगा। इस पॉइंट पे निकालोगे तो हर एलिमेंट के लिए जीरो एंगल, जीरो एंगल, जीरो एंगल, जीरो। इस पॉइंट में निकालोगे हर एलिमेंट जीरो एंगल, 180 180 180, सब डी बी जीरो जीरो प्रोड्यूस करेगा, तो नेट जीरो ही रहेगा। समझ में आया भाई? बोलो। लाइन ऑफ करंट पे कोई भी पॉइंट, पी लो, क्यू लो, आर लो, एस लो, जो भी लोगे इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, तो डी एल भी इधर, आई डी एल इधर ही और आर भी इधर ही, तो भाई थीटा हो गया जीरो, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया जीरो, क्योंकि आई डी एल और क्रॉस आर होता है। उधर अगर लेंगे तो भाई आई डी एल एलिमेंट तो इधर है और लोकेशन से जिस पॉइंट पे निकालना हो तो वो आर वेक्टर होता है, तो आर वेक्टर इधर है, ये आर वेक्टर था भाई इधर, और इधर था एलिमेंट वेक्टर, तो आई डी एल क्रॉस आर करेंगे तो जीरो मिलेगा। 180 डिग्री के लिए भी जीरो होता है। तो इस तरह से हमें दोनों जीरो जीरो मिलेंगे। सो कंक्लूजन क्या हुआ कि ऑन द लाइन ऑफ करंट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई एनी करंट कैरिंग वायर। बोलो क्लियर है? ये नोट का पॉइंट क्लियर हुआ? फिर मैं आऊँगा क्वेश्चन पे। फिलहाल तो नोट का पॉइंट सब लोग लिख लें। नोट का पॉइंट हम लोग लिखेंगे। नोट 1000 रुपये का नोट, नहीं 1000 वाला तो ख़त्म हो गया, 2000 का नोट लिखो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू एनी करंट कैरिंग वायर इज in its surrounding but not at any point on the line of current. ये ए बी हमारा करंट कैरिंग वायर था। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑल एलिमेंट, ऑल करंट कैरिंग एलिमेंट, तो ऑल एलिमेंट्स आई डी एल विल बी पैरेलल टू आर डायरेक्शन फॉर सच पॉइंट्स। बोलो भाई, ये क्लियर हो गया?
P पॉइंट पे भी 0, M पॉइंट पे भी 0। यहाँ सेम डायरेक्शन था इसलिए थीटा 0 था, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, थीटा का वैल्यू 180 है, हो गया 0। लिख लिए? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अतुल थोड़ा तू टाइम पे आया कर भाई, ऐसा काम नहीं चलेगा, ये तो पेरेंट को फिर बुलवाना पड़ेगा। टाइम पे आया कर, पढ़ने से इम्पोर्टेंट और कोई टाइम नहीं होता है। बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए पढ़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो ये समझ गए नोट का पॉइंट। अब ये क्लास मिस होता है, छोटा सा 10 मिनट मिस होता है तो यहाँ पे परेशान हो जाना चाहिए बच्चे को। चलो देखो भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हटा रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन पे आ जाएं। इस क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन कह रहा था कि ये वाला था और हमें निकालने थे, तो मैंने बताया कि 3 तरह के पार्ट करने पड़ेंगे। अब 3-3 चार्ज होता है अलग अलग लोकेशन पे, तो किस तरह से निकालते थे? तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के वेक्टर सम करते थे। यहाँ पे हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया। भाई फर्स्ट पार्ट का अलग फॉर्मूला लगा के करेंगे, ये तो स्ट्रेट है मगर इसका ओरिएंटेशन अलग हो गया, ये अलग है कंडीशन। क्यों? थर्ड वाला पार्ट देख रहे हो, इसी के लाइन पे ये पॉइंट O है, पॉइंट O इसी के लाइन पे है, तो कुछ भी हो जाए यहाँ करंट, यहाँ फील्ड 0 होगा। तो थर्ड वाले का तो 0 ही होना है, थर्ड वाले का तो 0 ही होना है भाई। ये तो मैंने बताया कि भाई ये आर्क फार्मूला अप्लाई करके करोगे, ये वाला हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर वाला फार्मूला अप्लाई करके करोगे। सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O विल बी इक्वल टू फर्स्ट वाला जो ये है पार्ट, इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ये सेमी इनफाइनाइट हो गया, मतलब आप समझो खाली यही है, बाकी भूल जाओ। तो ये वाला बन जाएगा रेफरेंस लाइन, ये वाला बन गया भाई रेफरेंस लाइन। इधर वाले एंड के लिए इधर का एंगुलर पोजीशन लेंगे 90 डिग्री, इधर वाले एंड के लिए एंगुलर पोजीशन इधर लेंगे 0 डिग्री। तो लिखेंगे μ0/4π। भाई स्ट्रेट वायर के लिए फार्मूला अलग है, आर्क के लिए अलग है, तो वैसे ही काम कर रहे हैं। I डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R ही है इसका, इस वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो वो R ही है, ये रेफरेंस लाइन बना। और एंगल लेंगे तो एक तरफ से तो लिया sin 90 डिग्री, एक तरफ वाला sin 90 डिग्री, एक तरफ वाला sin 0। बोलो भाई यहाँ तक ठीक है फर्स्ट वाला पार्ट का। सेकेंड वाले पार्ट के लिए ये है आर्क। आर्क वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो ये होता है μ0/4π, जो लास्ट क्लास में देखा था, I/ रेडियस। और ये कितना एंगल बना रहा है भाई? ये आर्क कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे? रेडियन में लिखना है, कितना लिखेंगे? 3π/2। ये भाई ऐसे बन रहा है ना, ऐसे। ये इतने का पूछ रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है आर्क पे? हमें ये वाला पोर्शन का चाहिए, इस वाले पोर्शन का चाहिए भाई। तो ये एंगल कितना बना रही? 90 डिग्री छोड़ दो और बाकी ये वाला एंगल हुआ आर्क का, तो ये आया 3π/2, 270 डिग्री। यही तो आया है, येलो वाला यही है। तो भाई यहाँ से शुरू कर लो और पूरा यहाँ तक का तुम्हें लेने पड़ेंगे। यहाँ O है तो 3π/2 लिया। अब जरा डायरेक्शन भी लिख लें, वेक्टर सम करने भाई, तो दोनों का डायरेक्शन भी लिखने पड़ेंगे। तो अब जरा देखो, पहले वाला वायर को पकड़ लिया हमने, अभी बताया था बहुत पहले कि भाई ये थंब पकड़ लिया, थंब का ये डायरेक्शन है, यहाँ पे देखो, यहाँ देखना है, तो थंब है ये है हमारा करंट, और ये बता रहा है कि डॉट डायरेक्शन में, तुम्हारी तरफ फिंगर इंडिकेट कर रहा है डॉट डायरेक्शन में। तो ये वाला तो है भैया डॉट में, और ये वाला, तो ये वाला देख लो, इसमें भी कहीं है, पकड़ लो, यहीं पे पकड़ लिया, मान लो ये है हमारा आइडियल करंट का डायरेक्शन, तो ये भी है डॉट में। अच्छा भाई ये भी है डॉट में, तो जब दोनों हैं डॉट में तो बस दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे।
जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, तीसरा का तो 0 है। तो जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे, μ0/4π तो दोनों में आना ही है, और I/R भी दोनों में आ रहा है, और यहाँ sin 90 + sin 0 मीन्स 1 है, डॉट में तो दोनों ही हैं, तो μ0/4π I/R बाहर है, और यहाँ आ गया 3π/2, इट मीन्स 3π/2। ये आ गया वैल्यू और ये डायरेक्शन मिल गया हमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब जिसको स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला नहीं अच्छे से हजम है या इसका, तो परेशानी होगी। DL क्रॉस R से भी डायरेक्शन निकाल सकते थे। देखो भाई, अगर कोई एक एलिमेंट ले लिए IDL, तो IDL तो इधर मिला भाई, और R यहाँ पे निकालना है, तो ये है R वेक्टर। तो IDL इधर है, R इधर है, तो स्क्रू लगाओगे, स्मॉलर एंगल के थ्रू घुमाएंगे तो IDL क्रॉस R, स्क्रू घुमाएंगे तो स्क्रू खुलेगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा मतलब डॉट। यहाँ पे भी अगर आर्क में कहीं देख लो तो ये है DL का डायरेक्शन, ये वाला है R का डायरेक्शन। स्क्रू लगाएंगे तो DL से R की तरफ घुमाएंगे, स्क्रू खुलेगा। अब मैंने बताया था राइट हैंड थंब रूल, तो DL से R की तरफ जा रहा है, थंब बता रहा है। भाई मैं वार्निंग दे रहा हूँ सबको, ये चैप्टर उनको मुसीबत बन जाएगा जिनको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने में कन्फ्यूजन रह जाएगा। मतलब ये वो चैप्टर है ही नहीं जिसमें कि आप आधा अधूरा नॉलेज गेन कर पाएंगे। 60% आता है, 70% आता है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का अच्छे से कमांड है, निकालना पता है, और एक बार चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया, तो इसके 95% क्वेश्चन कर ही लेंगे, उतना चांस बनता है। और अगर डायरेक्शन में कन्फ्यूजन है तो 5% ही स्कोर कर पाओगे इस चैप्टर में। ये 60-70% वाला काम नहीं होता इस चैप्टर में, चाहे तो पूरा, नहीं तो 0। और इसमें क्लास मिसिंग हुआ या क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन में गड़बड़ किया, ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट ही काम आएगा। समझ में आया भाई? 3 पार्ट कर दिया। फर्स्ट पार्ट सेमी इनफाइनाइट वायर, सेकेंड पार्ट सर्कुलर आर्क, थर्ड पार्ट इसके लिए तो 0 होता है, याद ही रखने। बोलो भाई कंफ्यूजन क्या है अतुल? हाँ ये तो आ गया, तो भाई जो छूटा है उसको कवर करो, नहीं तो आज का तो मुसीबत हो गई है, अगली क्लास में भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए एकदम केयरफुल होकर के काम करो। और जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट मुझे नहीं भेजा है रिजल्ट का, वो स्क्रीनशॉट भेजे, नहीं तो पेरेंट को फ़ोन लगवाऊंगा मैं। टेस्ट लेकर के रिजल्ट लेके अपने पास ही रख रहे भाई, स्क्रीनशॉट भेजोगे तो कुछ तो मैं कमेंट उस पर डालूंगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन मैं देता हूं भाई तुम्हें। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ऐसा। डायग्राम बनाओ। ऐसे इनफाइनाइट से वायर आया, ऐसे बनता तो इसको सेंटर बना करके ये सर्कल बनाता, बट ये हो नहीं सका और यहीं से इसको बेंड करा दिया गया। ये गारंटी मैं नहीं दे सकता ना, और हमेशा देखते तो नहीं रहता इंसान। ये ऐसे चला गया, ये वायर ऐसे चला गया। अब मैं हिंट देता हूँ, तुम करके लाना, ठीक है? टाइम तो मैंने 35 तक ही लिया हुआ है, तो इसलिए मैं भी एंड ही कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। और ऐसा मैं क्वेश्चन और दूंगा भाई, होमवर्क में इस बार दे रहा हूँ आपको। होमवर्क जो दिया है करंट और कैपेसिटेंस का, उसका अभी कुछ आया है। मैं अब संडे आप लोगों का लगाने जा रहा हूँ डाउट क्लास, संडे डाउट क्लास।
और एंट्रेंस वाले को मैं वीडियो भेज रहा हूँ कि 11th रिवाइज़ करें, 12th के सिलेबस को भी हैम्पर नहीं करना है। चलो देखो भाई, ये लास्ट एक रेडियस है, ध्यान देना इसको कैसे करना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर से करके लाया गया ये, और भी होमवर्क दे दूंगा। लेकिन अभी इसको करना कैसे है मैं हिंट दे रहा हूँ। देखो ये वाला रेडियस मान लो R1 है, सेंटर तो ये है भाई, R1 है। ये वाला रेडियस मान लो R2 है। ये वाले रेडियस का वैल्यू है मान लो R3। ये वाला रेडियस का वैल्यू है मान लो R4, ये सेंटर है। और ये वाले का हो गया R5। ठीक है भाई, इस सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है फॉर्मूला, आपको बस अप्लाई करते जाना है। कैसे अप्लाई करेंगे वो ज़रा देख लो। देखो भाई, करने तुम्हें ये हैं कि सबसे पहले तो इस वाले पार्ट, इसका नंबरिंग कर लेना। 1 नंबर पार्ट का निकालूंगा, 2 का निकालूंगा, 3rd का निकालूंगा, 4th का निकालूंगा, 5th का निकालूंगा, 6th का निकालूंगा, 7th का निकालूंगा, 8th का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 9th का निकालूंगा, 10th का निकालूंगा, 11th का निकालूंगा और 12th का निकालूंगा, और सबको सम करूंगा क्योंकि O पॉइंट पे हमें निकालना है। तो देखो भाई, करना क्या होगा तुम्हें, फर्स्ट वाले का 0 होगा क्योंकि इसी के लाइन पे है ये पॉइंट। फर्स्ट वाले पार्ट का 0 होगा, 3rd वाले पार्ट का 0 होगा, इसी के लाइन पे है। 5th वाले पॉइंट का 0 होगा, यानी कि तुम समझ लो कि B1 फर्स्ट वाले का, B3 और B5 वाले का, और B7 वाले का, और B9 वाले का, और भाई B11 वाले का, ये सब क्या हैं, 0 हैं। ये सब 0 हैं। 12 वाले का भी, 11 का 0, ये 12 है और ये 13 है, तो 13 वाले का भी 0। इन सब का तो 0 है। अब करना क्या होगा तुम्हें करना है B = B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6, ऐसा करते हुए B13 तक। लेकिन 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला, 9 वाला, 11, 13 वाला 0 है। क्यों? क्योंकि उसी के लाइन पे है। 7 वाले का उसी लाइन पे है, 9 वाले का उसी लाइन पे है, तो उसी लाइन पे है भाई। अब इसके लिए जब लिखेंगे तो इसका भाई देखो इस तरह से है, इसके लिए क्रॉस में है फील्ड, इसके लिए सेकंड वाले के लिए क्रॉस में है फील्ड, क्रॉस में फील्ड, क्योंकि यहाँ थंब लगाओगे ऐसे तो तुम्हें ऐसे बताएगा भाई थंब, ये है DL, ये है R, तो ये क्रॉस में कितना वैल्यू भाई, तो ये हो जाएगा μ0/4π। ध्यान देना सारे लोग, μ0/4π I डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है इसका, तो रेडियस है इसका R1, तो रेडियस R1 लिखेंगे इनटू एंगल कितना है भाई, तो एंगल यहाँ पे दिया है थीटा, थीटा का वैल्यू मान लो दे दिया 30 डिग्री, तो तुम्हें करना पड़ेगा यहाँ पे π/6। तो फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाला वायर के लिए हमने निकाला, सेकंड वायर के लिए μ0/4π I बाई इसका रेडियस था R1, क्योंकि ये पूरा आर्क रहता तो सर्कल बनता। अभी तो ये इतना ही आर्क है जो कि एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो π/6। और किधर है भाई ये, तो ये DL है क्रॉस R, क्रॉस में कर दिया। फिर उसी तरह से B4 का निकालोगे, B4 का निकालोगे तो क्या होगा भाई, तो μ0/4π होगा, और I डिवाइडेड बाई इसका रेडियस कितना था भाई, तो R2 था, तो इसका रेडियस R2, और एंगल कितना, वही π/6, एंगल तो वही π/6। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये है करंट का डायरेक्शन, तो यहाँ होगा डॉट में, तो एक क्रॉस में आया, नहीं सेम रहेगा ना, एक आर्क में ऐसे जा रहा है, एक आर्क में ऐसे मतलब ऐसे करंट है तो ऐसे क्रॉस में जा रहा है तुम्हारा यहाँ पे फील्ड क्रॉस में, लेकिन इधर वाले में ऐसे हो गया, तो इधर वाले में अब डॉट में आएगा फील्ड। देखो एक में DL ऐसे है, इसमें DL ऐसे है और R ऐसे है, तो अपोजिट हो जाएगा ना। फिर इसका आएगा क्रॉस में तो इसका आएगा डॉट में, फिर इसका आएगा क्रॉस में तो इसका आएगा डॉट में। बस यही काम करने हैं। कुछ के तो 0 आ गए, कुछ के क्रॉस में आएंगे, कुछ के डॉट में आएंगे, ऐसे करके वेक्टर सम करने हैं। कर लेंगे। स्क्रीनशॉट तो ले लिया था।